हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारी PYQs की सीरीज़ में। आशा करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। PYQs की सीरीज़ में दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं GPSC क्लास 1 to 7 124 का पेपर 2025 शुरू हो चुका है। और इसी के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं 7/1/24 का एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 2023 24 के रिलेटेड था। मेंस कंडक्ट हो चुकी है, किसी भी टाइम पे उनके रिजल्ट्स जाहिर हो जाएंगे एंड फिर इंटरव्यू कंडक्ट होगा। 2024 लेकर के आएगा नई भर्ती, तो उसके लिए प्रिपरेशन तो अच्छे से हो जानी चाहिए ना। तो चलिए उस प्रिपरेशन की दौर को थोड़ा तेज़ करते हैं हम हमारे इस PYQs के साथ में। जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। PYQs को शुरू करने के पहले मैं चाहूँगी एक पॉजिटिव थॉट जो मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ, उस पर आप ज़रा गौर फरमाइएगा दोस्तों। मुश्किलें होती नहीं है उतनी बड़ी, मुश्किलें होती नहीं है उतनी बड़ी, कई बार जितना बड़ा हम उन्हें मान लेते हैं। मुश्किलें होती नहीं हैं बड़ी, कई बार जितना बड़ा हम उन्हें मान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन सुनने के बाद, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप ज़रा शांति से बैठिएगा और अपने लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स को याद कीजिएगा। कई बार ऐसा हुआ होगा कि प्रॉब्लम तो छोटी थी बट आपने उसको इतना बड़ा बना लिया कि आप सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे थे। यही होता है जब हम किसी प्रॉब्लम के सामने अपने आप को छोटा, उस प्रॉब्लम को बड़ा मान लेते हैं। देखिए जब छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसको हर छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है। उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना ही बहुत भारी लगता है। बट जैसे ही वो बड़ा होता है, दौड़ना स्टार्ट कर देता है, तो वो जो प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी थी उसे बड़ा बनाया गया है ना। आज आपको शायद आपके बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स याद आएंगे जहाँ पे आपको लग रहा होगा अरे हाँ, प्रॉब्लम तो छोटी सी ही थी बट सोच सोच के ऐसा लग रहा था कि इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं हो सकता या मिल नहीं सकता जल्दी से, हमने उसे बहुत बड़ा बना दिया। कई बार अपने आप को ये कह देना कि ओके फाइन, अभी सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, थोड़े टाइम बाद दिखेगा, थोड़े टाइम बाद मिल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम तो आती ही रहने वाली है बट आपका अप्रोच कैसा है वो डिसाइड करेगा कि आप उस प्रॉब्लम पे कितनी जल्दी विजय प्राप्त करते हैं और उस प्रॉब्लम से कितनी जल्दी बाहर निकलते हैं दोस्तों। खुद भी इस चीज़ पे गौर कीजिएगा और दूसरों को भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जब ज़िंदगी को जीते हैं, सीखते हैं, तो उसे सिर्फ अपने तक नहीं, दूसरों को भी बताना चाहिए, वो दूसरों तक भी फैलाना चाहिए। ठीक, ये तो बात हो गई ज़िंदगी की। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है बट अब बात करते हैं पेपर के रिलेटेड। हमें लग रहा है ये क्लास 1-2 का या इतना सब कुछ पढ़ना बहुत बड़ा बस का नहीं है। कई बार कितनों का पेपर नहीं निकल रहा होगा तो लग रहा होगा कि शायद बस का नहीं। अरे आप ही के बस का है दोस्तों, इंसान ही इसे क्लियर करते हैं। कल जो आपको लग रहा था आपके बस का नहीं, आज वही आपके लिए बहुत आसान होगा। ज़रा सोचिए कैसे, ज़रा सोचिए ऐसा क्या बदलाव किया होगा आपने कि जो कल आपको नहीं आ रहा था, जो कल आपके लिए मुश्किल था, वो आपके लिए आज आसान है। कभी तो आपने पहली बार ड्राइविंग सीखी होगी, कभी तो आपको मुश्किल लगा होगा, कभी आपको डर लगा होगा, आज आपके लिए वो बहुत आसान होगा। ऐसे उड़ा रहे होंगे गाड़ियाँ जैसे हवाई जहाज हो। तो ठीक, लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी होती है, दिक्कत नहीं है उन्हें बड़ा कहने में, बट हार मान लेने में ज़रूर है। अपने आप को उन प्रॉब्लम के सामने छोटा मान लेना ज़रूर है।
तो ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को दोस्तों, होती नहीं है, मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती है कई बार जितना बड़ा हम उन्हें मान लेते हैं। आपसी प्रेम, एकता, सूझबूझ से, धैर्य से किसी भी प्रॉब्लम का सामना किया जा सकता है। ये सब अपने अंदर रखिएगा। एंड ये एग्ज़ाम के लिए भी आप जानते हैं धैर्य की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, तो इन बातों के साथ शुरू करते हैं हमारा PYQ सीरीज़। जितने भी दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हम यहाँ पे GPSC क्लास 1-2 जो पेपर कंडक्ट कराया गया था 7/1/24 एडवर्टीजमेंट नंबर 47, उसका पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते करते आ पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 151 पे। मैंने 10-10 क्वेश्चन हर वीडियोस में डिस्कस किए हैं। जितने भी मित्रगण पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, आप दूसरे क्वेश्चंस को मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के रेफ़र कर सकते हैं। 2025 की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना टारगेट सेट रखिएगा कि भाई इस साल गवर्नमेंट जॉब लेके रहनी है। जब आप टारगेट सेट करेंगे ना तो उस चीज़ के पीछे भाग पाएंगे, वरना ऐसे ही अंधाधुंध चलते जाएंगे एंड वो आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 2025 आपको विश नहीं किया है, बट एक तरीके से इस चीज़ के साथ, इस थॉट के साथ मैं आपको वो विश करना चाहूँगी कि सेट योर टारगेट सेट कीजिए। आपको क्या करना है, क्या पाना चाहते हैं आप, उस तक कैसे पहुँचेंगे, उसका प्लान कीजिए और उस पर लगे रहिए। यू विल डेफिनेटली गेट दैट। बिल्कुल से आपको आपकी मंजिल मिलेगी। और जितने लोग बोल रहे हैं ना नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होता है, या तुम कुछ और कर लो, एक कान से सुन करके निकाल दीजिए। साबित करने वाली है चीज़, ये क्या करना है आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है। आपने टारगेट सेट किया है, आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है भाई। इसी के साथ हमारे पैशन एजुकेशन चैनल का भी एक टारगेट है कि इस साल 2025 में कि हम इस चैनल को और नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं। मैं अपने तरफ से और ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं एंड आप सेटिस्फाई हो वो सारी चीज़ों को पढ़ के। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विस आर्म्ड फोर्स इन इंडियन मिलिट्री। आने वाली कोई वनडे एग्जामिनेशन में ये आपकी हेल्प कर सकता है, तो वहाँ पे आप याद रख सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है, एयर मार्शल साधना एस नायर। फैक्चुअल डेटा था इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 152, विच इंडियन स्टेट इज़ प्लानिंग टू सेटअप 237 करोड़ ग्राफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ग्राफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही है, ये ग्राफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी के बारे में जो है ना, वो बिल्कुल से याद रखिएगा। जब मैं डिस्कस करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है केरला ए। केरला गवर्नमेंट अनाउंस दैट कंट्रीज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर वुड कम अप इन त्रिशूर केरला। समझते हैं ग्राफीन क्या है। ग्राफीन इज वन एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4 कार्बन के बारे में पढ़ा होगा, कार्बन एंड कार्बन स्ट्रक्चर्स के बारे में। वहाँ पे आपने देख लिया होगा कि ठीक है किस तरीके से। So graphene is one atom thick layer of carbon atoms arranged in hexagonal lattice. It is the building block of graphite, but graphene is remarkable substance on its own with a multitude of astonishing properties. It is thinnest, most electrically and thermally conductive material in the world. जब ऐसी लाइन याद आ जाती है तो इन्हें नोट कर लेना चाहिए। While also being flexible, transparent and incredibly strong, often referred to as a wonderful material for its extraordinary application दिए गए हैं। Electrical and electronics property, graphene could replace indium
and thereby bring down the cost of OLED, that is organic light emitting diode screens in the smartphone. Studies have shown that graphene has a lot of promises for additional applications such as anti-corrosion coating and paints, efficient and precise sensor, faster and efficient electronics, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, एफिशिएंट सोलर पैनल, ये सारे एप्लीकेशन दिए गए हैं. इन्हें ध्यान में रखिएगा कि ग्राफीन जो है वो किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 153, विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप ट्रिडेंट, एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, चाइना. चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर. न्यूरॉन्स को ही घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है. ऐसा क्यों, हम अभी समझेंगे. अ मैसिव अंडर वाटर टेलीस्कोप इन साउथ चाइना सी डेजिग्नेटेड टू डिटेक्ट न्यूरॉन्स विच आर ऑफन रेफर्ड एज घोस्ट पार्टिकल्स. सो इन्हें क्यों ऐसा कहा जाता है? बिकॉज ऑफ देयर मिस्टीरियस बिहेवियर and their potential role in solving scientific mysteries. ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है दोस्तों. बहुत ही स्मॉल मास है और इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. एंड आर लेफ्ट हैंडेड, द डायरेक्शन ऑफ इट्स स्पिन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन. और ये सेकेंड मोस्ट एविडेंट पार्टिकल्स हैं इन द यूनिवर्स आफ्टर फोटोन्स and the most evident among particles that make up the matter. बहुत ही कम वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मतलब उनको आइडेंटिफाई करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है. इसीलिए तो कि इस तरीके से डिटेक्टर्स लगाए जा रहे हैं दोस्त. तो आपको ये ध्यान में रखना है, न्यूरॉन्स के बारे में घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एंड देख लीजिए आप, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है. उसी के साथ साथ ये सेकंड मोस्ट एविडेंट पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स के अंदर. तो अगर हमें इनके बारे में ज़्यादा जानने को मिलता है तो हम यूनिवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें जान पाएंगे. दे हैव स्मॉल मास एंड आर लेफ्ट हैंडेड. ठीक है, ये चीज़ें वापस आ गई है. दे कैरी इंफॉर्मेशन अक्रॉस लार्ज डिस्टेंस, और जिसकी वजह से इनको कम्युनिकेशंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. अब यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि आप सब पैशन एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बन जाती है. हम इसे डिटेल में तो डिस्कस कर ही रहे हैं, बट एक चीज़ जो आपके पास प्लस पॉइंट होना चाहिए. इंडियाज़ न्यूरोनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट इज़ प्रपोज टू बी सेटअप एट पोचीपुरम विलेज इन थेनी, तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में ही हम भी, इंडिया के द्वारा भी ऐसा न्यूरोनो ऑब्जर्वेटरी सेट किया जाने वाला है. इसे मैंने आपको आगे कह दिया था कि इसे बिल्कुल याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है ना. अब ये ना हो जाए कि मैम आपने कह दिया था, पूछाया नहीं. आपको सारी चीज़ें रेफर करते हुए चलनी है. क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद इंडिया इन गल्फ ऑफ ग्याना. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन. क्वेश्चन नंबर 155, वेयर इज इंडियाज आर्मी फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल लोकेटेड. करेक्ट ऑप्शन इज सी, हिमाचल प्रदेश. यहाँ पे जान लेते हैं वर्टिकल विंड टनल के बारे में. सो बेसिकली इंडियाज आर्मी स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल इन हिमाचल प्रदेश हैज एक्वायर्ड आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल, एनहांसिंग द ट्रेनिंग इंफ्रा फॉर स्पेशल फोर्सेज एंड कम्बैट फ्री फैलर्स. So the vertical wind tunnel is designed to improve the combat free fall skills of the armed forces personnel, creating a controlled environment to stimulate real life free fall condition. And the vertical wind tunnel functions by generating specific air velocities replicating different combat free fall conditions. So ये basically आर्मी को इनकी ट्रेनिंग के अंदर मदद करने वाला है. किस तरीके से? ये कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर रियल लाइफ फ्री फॉल कंडीशन क्रिएट करेगा, और वहाँ पे वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या उनका रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी. इट असिस्ट बोथ बिगिनर्स एंड सीजन्ड फ्री फॉलर्स एंड combat free fall instructors by stimulating a wide range of free fall scenario, thereby aiding in assessing individual reaction in an airborne operating environment. Question number 56, which country is experiencing a severe demographic crisis with the number of birds shifting a new low this year?
सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, इटली। आपने नंबर्स देखे होंगे, मेरे जो पीपीटी के नंबर हो गए हैं, आप देख लीजिए कितने नंबर पे आ चुके हैं। 423। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है दोस्तों, मतलब क्वेश्चंस भी लेकर के आए हैं, और इसको आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन पुट अप नहीं करनी है कि कौन सी बहुत ज़्यादा वैलिड रहेगी वो लेकर के आना होता है ना। कुछ भी आपको नहीं दे दिया जाता है सो वैलिड, क्योंकि भर भर के इंटरनेट का ज़माना है, तो भर भर के इन्फॉर्मेशन आएगी अब स्टूडेंट्स के बारे में। अब उनके लिए दिक्कत ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले, पहले बच्चों के पास से कि अरे भाई कहाँ से पढ़े, कहाँ से जाने चीज़ों को। अब बच्चों को दिक्कत होगी कि भाई कौन सा वैलिड है, कौन सा हमें पढ़ना चाहिए, हमें कोई वो बता दो, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। सो उसमें से आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट होगा वो ढूंढना, वो आपके लिए तैयार करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर लगती है। सो इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बन जाता है कि यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ढेर सारा प्यार दें आपके चैनल पैशन एजुकेशन को। सो जान लेते हैं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। सो किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ पोटेंशियल किससे पता चलता है कि उनके पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर में कितना बदलाव आया है, मतलब किस तरीके से होगा वो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, अभी शब्द रखिएगा। मेनली व्हेन द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 64 is larger than non-working age share of population 14 and younger and 65 and older. So यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रो कैसे करेगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। अब कौन सी वर्किंग पॉपुलेशन अगर ज़्यादा अमाउंट में हो तो वो बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऑब्वियसली यंग या फिर कह लीजिए आप वर्किंग एज पॉपुलेशन, जिसे 15 to 64 का कहा जाता है। सो यही हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा। इंडिया के पास, इंडिया इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हैविंग, कि इतना अमाउंट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास। पर क्या है, बस हमें उसे स्किल्ड करना है, सही तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल को बहुत ऊपर लेकर के जाए। With fewer births each year, a country's working age population grows larger relative to young dependent population. With more people in the labor force and fewer children to support, a country has a window of opportunity for economic growth if right social and economic investment and policies are made in the health, education, governance and the economy. तो यही बताया जा रहा है कि अगर जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन रहती है, जैसे 14 एंड अंडर वाले डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ जाते हैं, 65 एंड ओल्डर वाले भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन, अगर इनका पॉपुलेशन कम रहेगा एंड वर्किंग का ज़्यादा, तो इकोनॉमिक ग्रो में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 157, विच फ्रेंच एरो इंजन कंपनी साइंड एन MOU with Hindustan Aeronautics Limited in October 2023 to enhance industrial cooperation in aerospace. So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन। क्वेश्चन नंबर 158, which company was the official sponsor of 37th National Games in 2023? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है फ़ोन पे, बी। सो हम जानेंगे 36 नेशनल गेम्स के बारे में, और उसी के साथ साथ डिटेल में जानेंगे नेशनल गेम्स के बारे में। जो 36 नेशनल गेम है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था गुजरात के अंदर। एंड ये जो नेशनल गेम्स हैं इन इंडिया, दे वर फर्स्ट प्रपोज्ड एज इंडियन ओलंपिक गेम्स विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग ओलंपिक स्पोर्ट्स इन द नेशन। सो इनका नाम पहले इंडियन ओलंपिक गेम्स था। फर्स्ट एडिशन 1924 अनडिवाइडेड पंजाब के लाहौर में कंडक्ट कराया गया, और 1940 वो टाइम था जब इंडियन ओलंपिक गेम्स को नेशनल गेम्स के द्वारा रीनेम किया गया। दिस competition sets athletes from several Indian states with one another in a variety of sporting discipline. The duration and regulation of national games are entirely within the jurisdiction of Indian Olympic Association. Question number 159, who received the 2023 USI SPF Global Leadership Award for Philanthropy and Corporate Social Responsibility? Correct option is C, नीता अंबानी। सो यहाँ पे जो USI SPF है उसका फुल फॉर्म हो जाता है US India Strategic Partnership Forum. It is basically an independent, not-for-profit institution dedicated to strengthening the US-India partnership, serving as a trusted partner for business
non-profit organization, the diaspora, and both Indian and US government. The forum fosters powerful collaboration between US and India, promoting dialogue and cooperation in various sectors. Question number 160. Which Indian state is first to have hallmarking center in every district? हर डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग सेंटर. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, केरला. केरला के बारे में हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं, याद कीजिए, ग्राफीन फैसिलिटी के लिए. सो यहाँ हम समझ लेंगे हॉलमार्किंग की चीज़ों को. Hallmarking is a official recording of precious metal content in the articles used as a guarantee of purity. ये देख लीजिएगा, जब भी आपके पेरेंट्स जाते होंगे तो वो देखते होंगे जो भी ज्वेलरी वगैरह खरीद रहे हैं तो हॉलमार्किंग वगैरह है कि नहीं. द ऑब्जेक्टिव आर टू प्रोटेक्ट द पब्लिक एंड ऑब्लिगेट मैन्युफैक्चरर्स टू मेंटेन लीगल स्टैंडर्ड. इन इंडिया ये जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो हॉलमार्किंग के स्कीम के अंदर आते हैं. And hallmark will be valid for entire lifetime of the hallmark jewelry. So ये entire lifetime के लिए valid होते हैं. किसके द्वारा स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, कौन मैंडेट करता है? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, created in 2006. Under the BIS, hallmarking scheme has mandated that all hallmark gold jewelry and artifact must carry a 6-digit alphanumeric हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. सो ये जो HUID नंबर होता है, इनका एम होता है टू इम्प्रूव कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड इंश्योर बेटर ट्रेसेबिलिटी ऑफ द गोल्ड प्रोडक्ट्स. सो दोस्तों, इसी के साथ साथ आज हमने डिस्कस कर लिया है हमारे नए 10 क्वेश्चन. आशा करती हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी. पूरे हफ्ते आप वेट करते हैं कि कब ये क्लास आए, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट, मैं बहुत सारा बोल देती हूँ, 10 जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसमें से जिसमें भी मुझे लगता है कि हाँ ये फैक्चुअल डेटा नहीं कैरी करते हैं, जहाँ पे हम ऐड ऑन कर सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं, सो वहाँ से अपने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे. कोई भी डाउट्स रह जाता है तो कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा प्यार दें. 2025 को इस चैनल के लिए बहुत अच्छा बनाए दोस्तों. Thank you and have a great day.